हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और एक नए वीडियो में हम देखेंगे जो बीटीएससी है उसमें पंप ऑपरेटर का जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है। सो बीटीएससी जो होता है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन होता है। इसके अंदर जो है वैकेंसी आई है और तकरीबन वैकेंसी जो है 250 के करीब है ना। 250 प्लस है, सॉरी 250 प्लस सीटें हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है कि नंबर ऑफ पोस्ट सीट कितनी कितनी है वो देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा उसके बारे में देखेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब तक है, टाइप ऑफ जॉब क्या है, और भी एलिजिबिलिटी जैसे क्वालिफिकेशन में दे रखा है वो तो लिख दिया है ना। किस तरह का जॉब है उसके बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन का जो है पहला पेज है। और इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बिहार के हैं या फिर दूसरे स्टेट के भी हैं उनसे कोई ये इशू नहीं है, लेकिन वही होता है कि जो बिहार के हैं महिलाएं बेसिकली उनके लिए जो बिहार में पोस्टें जो भी आ रही है उनमें आजकल ना 35% का छूट मिल रहा है। तो इसमें भी कुछ इस तरह का है। जो आरक्षण है, जितनी भी सीटें आती है उसमें जितना जो आरक्षण होता है ना उसमें महिलाओं के लिए जो है 35% जो है ना वो आरक्षित सीटें आती है ना। तो वही सारी चीज़ें भी देखेंगे। उसके बाद एक एक चीज़ देखेंगे जितनी मैंने बताई आपको। पोस्ट कितनी है, सीट कितनी है, फ़ी क्या लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है, सैलरी क्या मिलेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट और जॉब है ना। सारा कुछ देखेंगे। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सवाल जो है छोड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, और साथ ही पीडीएफ के साथ आपका फॉर्म भरने का लिंक जो है वो भी आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है टेलीग्राम चैनल उस पर मिल जाएगा। इसका लिंक जो है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में मिलेगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। चलिए हम एक एक करके आप सारा डिटेल देखते हैं। इसमें हम देखते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो बीटीएससी है उसका है बिहार तकनीकी सेवा आयोग है ना। हार्डिंग रोड पटना के अंदर है। पंप ऑपरेटर के पदों की नियुक्ति के लिए आया हुआ है फॉर्म, जो कि आपका 12/12/2025 से लेकर 12/1/2026 तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। लास्ट डेट जो है 12/1 मतलब 12 जनवरी तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हो है ना। आज का डेट जो है आपका आज हो गया 19 तारीख। और ये जो है वेबसाइट है www.btsc.bihar.gov.in है ना। इसमें आपका पंप ऑपरेटर की भर्ती आई हुई है, जो आपका इसमें आपका जो विवरण दिया हुआ है, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से। जो पंप ऑपरेटर है ये पद नाम है। वेतनमान जो है लेवल 2 रहेगा, जिसका होता है 19,900 से लेकर आपका 63,200 तक होता है बेसिक है ना। इस पर आपके अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। योग्यता जो मांग रखा है आपका, योग्यता क्या होना चाहिए आपका, 10th पास होना चाहिए है ना। और साथ में किसी माध्यम मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान से, प्रशिक्षण संस्थान से, मशीनिस्ट अथवा फीटर ट्रेड से आपका आईटीआई किया हुआ होना चाहिए है ना। नोट में लिख रखा है मशीनिस्ट अथवा फीटर ट्रेड में दूरस्थ शिक्षा से अर्जित, मतलब ये डिस्टेंस वाला जो है नहीं किया हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, रेगुलर किया हुआ होना चाहिए है ना। अब इसमें जैसे पदों का जो कोटिवार दिया गया है, इसमें जैसे आरक्षित वर्ग हो गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, फिर पिछड़े वर्गों की महिलाएं हो गई, उसके लिए अलग अलग सीट करके जैसे इसमें लिख रखा है 191 प्लस 62 मतलब 250 प्लस सीटें हो रही है। जिसमें से बिहार की जो महिलाएं हैं, मूलवासी महिला जो है बिहार की, जिनके पास रेसिडेंशियल होगा, कोई कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो मूलवासी हैं बिहार के रेसिडेंशियल जो वहाँ के हैं, सारी एजुकेशन सब कुछ कर रखा है। इसके मापदंड अलग अलग होते हैं। मेन तो रेसिडेंशियल आता है, उसके बाद एजुकेशन का आता है। तो जो भी हैं उनमें तो जितनी सीटें हैं उसकी 35% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं है ना। यदि 100 सीटें निकल के यहाँ पे 250 के लिए सीटें हैं, उसका आप 35% निकाल दो। जैसे इसमें आपका रखा है जनरल में जो है महिलाओं के लिए जो है इसमें 27 हो गया। फिर मतलब टोटल 62 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए है ना, जिसमें से आपका कैटेगरी वाइज बांट रखा है। बाकी नीचे आपका बीएच क्या है वो सारा अब्रीविएशन दे रखा है ना। जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 4 पोस्टें हैं और इधर भी है। तो टोटल एक 270 के करीब सीटें हैं। आयु सीमा में आते हैं, तो आयु सीमा में हम देखते हैं यहाँ पे इसमें दे रखा है आवेदन की अंतिम तिथि जो है, यदि मतलब आपका फॉर्म कम दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कम भरा जाता है, तो उस केस में हो सकता है कि डेट को जो है बढ़ाया जा सकता है ना। यदि ज़्यादा पड़ गए हैं समय से पहले तो हो सकता है घटाया भी जा सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आयु सीमा जो है वो काउंट करा जाएगा 1/8/2025 को। मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम जो है जनरल के लिए 37 साल। जो महिला हैं
जनरल की उनके लिए 40, पिछड़ा वर्ग की जो है उनको 40, महिला के लिए, पुरुष महिला दोनों के लिए है ना। जो ST SC में आते हैं अनुसूचित जाति जनजाति में, उनके लिए 42 साल का 5 साल का छूट मिलता है। आपका OBC और OBC में जो है 3 साल का छूट मिलता है, छूट मिलता है ना। और सेम चीज़ आपका महिलाएं जो है जनरल से, उनके लिए 40 साल तक कर रखा है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि 10th पास तो होना चाहिए ना, जिसमें आपका 10th जो बर्थ है जन्म तिथि, उससे वहाँ पे प्रमाणित किया जाएगा, है ना। सामान्य प्रशासन के ये संकल्प में दिया गया है, जो आपका दिव्यांग है उनको 10 साल का छूट मिलेगा। उसके बाद जो बिहार सरकार के किसी भी विभाग में यदि 3 वर्षों से निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो उनको जो है 5 साल का अलग से छूट मिलेगा, है ना। अब आरक्षण में आते हैं तो आरक्षण जो है आरक्षण जो है ऑनलाइन आवेदन में इनकी कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप यदि दावा नहीं करते हो, आप किसी कैटेगरी पे नहीं भरते हो, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यदि है आपके पास तो आप उस चीज़ को भरो, तभी आपका मिलेगा। आप अंडर एज होते हो तो आप सामान्य जो कैटेगरी है उसमें सेलेक्ट हो जाओगे, यदि मार्क्स आपके अच्छे रहते हैं तो। और नहीं रहते हैं तो फिर आपका कैटेगरी में होगा, और कैटेगरी से भी नीचे कटअप आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है ना। पिछड़ा वर्ग के लिए भी जमा करना अत्यंत ही आवश्यक है, अनिवार्य है ना। जो क्रीमी लेयर है वो तो उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, OBC का, है ना। नॉन क्रीमी लेयर जो है उसका ले सकते हैं। क्रीमी, ये वही चीज़ लिख रखा है, क्रीमी लेयर रहित मतलब नॉन क्रीमी लेयर। सी में जो है, सी में आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है, जो EWS का बनता है वो ज़रूरी है, जिसमें आपका आय का परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थान निवासी, मूल निवासी, जैसे डोमिसाइल जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सभी प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, है ना। जाति प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, केवल जाति के आधार पर नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें सदस्य है तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है वो जमा करना जरूरी है। तो ये जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है, ये आपका बनेगा SDM ऑफिस से बनेगा, है ना। आप अपने जिला से बनाते हो, वहाँ से फिर अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको फिर जिला से बना के देंगे, उसमें आपका ये चीज़ बनेगा। बाकी जो आपका तहसील से जो बनता है या फिर प्रखंड जो होता है वहाँ से बनता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें ना मेंशन करी हुई नहीं रहती। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, है ना। तो जिला से जब भी बनाए तो जिला से बना लें, है ना। आय की परिसंपत्ति 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा, जो आपका EWS कैटेगरी है। बाकी यहाँ आरक्षित कोटि में दे रखा है SC ST EBC OBC EWS और WBC, है ना, महिलाएं जो है आपका। उसके बाद अगले में आते हैं तो यहाँ पे आरक्षित कोटि के बारे में देख रखा है इसका। चलो हाँ, महिलाओं के लिए दे रखा है जो बिहार से हैं, उनको अस्थायी बिहार, जिनके पास निवासी प्रमाण पत्र है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बिहार का, उनको 35% का लाभ मिलेगा। भाई जो भी कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज अलग से छूट है, उसको उस पर सीटें हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। आगे दिव्यांगता का दावा करने वाला है, इसमें 40% आपका ये होना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, है ना, क्योंकि आपने जो भी बनवा रखा है उसका दोबारा आपका चेक भी होगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए भी उत्तराधिकारी जैसे हैं तो परिचय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। या फिर जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है सेना से, जो सर्विस कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, वो होना चाहिए आपके पास। इसमें लिख रखा है जो स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी हैं होने पर परिचय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। परिचय मतलब जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो मान्य नहीं होगा। उस चीज़ का प्रमाण पत्र जो है निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए कि आप नाती हैं, नातिन हैं, ये चीज़ का, है ना। तो वो आपका उसके लिए जो होता है वंशावली, उससे आपका करवा सकते हो, एफिडेविट करवा के उससे भी बन जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने का तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आवेदन शुल्क जो है वो आपका, आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपया है ना, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें छूट के बारे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म होते हैं ना, उसमें समय लिखा जाता है। ST SC महिलाएं, उनके लिए पेमेंट जो है
नहीं लगेगा, पर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। चयन की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया में आते हैं तो पंप ऑपरेटर के पदों की नियुक्ति प्रतियोगिता के परीक्षा पर मतलब जैसा आपका परीक्षा होगा, परीक्षा के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। तो लिखित परीक्षा होगी, उसमें 100 अंक पूछे जाएंगे, जिसमें आपका CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। जो परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपका 2 घंटा समय मिलेगा। ITI से जो क्वेश्चन रहेंगे, ITI से मशीनिस्ट फिटर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें उत्तर रहेगा, जिसमें 30 जो क्वेश्चन है मशीनिस्ट के और 30 क्वेश्चन जो है फिटर के और 20 क्वेश्चन आपके गणित के और 20 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित हो गए। तो 30 आपका मशीनिस्ट का हो गया, 30 आपका फिटर का हो गया, 20 आपका गणित से हो गया और 20 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित हो गए। प्रश्न पत्र जो है, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। जो ITI से मशीनिस्ट फिटर स्तरीय बिहार या विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित हैं, उनके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका मैट्रिक 10वीं स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर, जैसे वो क्वेश्चन जो है आपका गणित का और ये क्वेश्चन आएगा। बाकी इसके लिए फिटर का और मशीनिस्ट का, उसके लिए आपका ITI का बुक पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी जो भी आपका वेबसाइट पर अलग से सिलेबस मिलेगा देखने को, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। CBT यदि एक से ज़्यादा पालियों में होगी तो उस केस में आपका नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा। इसमें लिखा है परीक्षा गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें से आपका यदि आप सही क्वेश्चन करते हो एक तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करते हो तो 0.25 जो है काट लिया जाएगा। उक्त परीक्षा के आधार पर जो होता है सभी अभ्यर्थियों को मतलब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए स्कोर कार्ड प्रकाशित किया जाएगा। ये देखो, नॉर्मलाइजेशन यदि एक दिन से ज़्यादा डेट में कराया जाता है ना, उस केस में नॉर्मलाइजेशन जनरली होता है, या एक पालियों में या दूसरे पालियों में, अभी सुबह हुआ फिर दोपहर में हो गया तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है ना। एक ही टाइम पे कर दिया तो नहीं होगा। बाकी ये आपका क्वालिफाइंग का दे रखा है कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल के लिए 40% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए आपका 36.5% है, ST SC जो हैं उनके लिए 34% है। उसके बाद जो दिव्यांग है, PWD है, उनके लिए 32% का है ना। महिलाओं के लिए भी है, 32% का ही है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम जो है, क्वालिफाइंग मतलब मिनिमम 100 नंबर में 32 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई होते हैं। बाकी कटअप आपका जो हाईएस्ट मार्क्स जाता है उसके बाद जितने सीटें हैं उसकी अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो उसके हिसाब से आपको फिर मिलेगा। नियमानुसार आते हैं तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को विज्ञापन कंडिका में तैयार किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको बस एग्जाम पास करना है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, देन आपका फाइनली अपॉइंटमेंट हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, आगे लिखा महत्वपूर्ण निर्देश में लिख रखा है कि आवेदन पत्र जो है, पत्र की योग्यता, आरक्षण अंक पत्र तथा मेट्रिकुलेशन, इसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे जो डॉक्यूमेंट आवेदन, जब ऑनलाइन आवेदन करोगे उस टाइम पे आपको 10th का आपका मूल प्रमाण पत्र, वहाँ से आप जो भी चीज़ें हैं यदि आपको याद है तो ठीक है, बाकी ये अपलोड भी करने पड़ते हैं ना। ITI का आपने मशीनिस्ट या फिटर से कर रखा है तो उसका मूल प्रमाण पत्र और जो मार्कशीट है, अंक पत्र, वो आपको चाहिए। जाति प्रमाण पत्र हो गया यदि किसी कैटेगरी से भर रहे हैं तो, है ना। स्थानीय निवासी यदि आप बिहार से हैं तो, है ना, और बाहर के भी हैं तब भी आपको स्थानीय निवासी तो लगेगा ही लगेगा। जनरल कैटेगरी में आओगे ना, चलो उसमें आपको देखना अपलोड करके, है ना, उसमें आपको दिखाएगा। जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके प्रमाण पत्र, जैसे एफिडेविट मैंने बताया आपको, वंशावली का बनवा लोगे तो आप उससे हो जाएगा, है ना। दिव्यांगता, जो PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपका चाहिए 40% से कम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म भरने का 12 जनवरी 2026 तक है, उस तक आपको अपलोड कर देना है सारा डॉक्यूमेंट, सारा पेमेंट वेमेंट सारा कुछ कर देना है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दे रखा है, अभ्यर्थी तो ऑनलाइन में आवेदन किए गए सभी प्रमाण पत्रों को आयोग वेबसाइट डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। जब जो भी चीज़ें आप जमा करोगे ना, अपलोड करोगे, वो चीज़ें जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना, उसी टाइम में वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, कुछ उसमें हेर फेर नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसमें लिख रखा है कि जब भी सभी सूचनाएं आयोग वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, है ना। अन्यथा अतः अभ्यर्थी आयोग वेबसाइट का सतत निरीक्षण, जो भी जानकारी लेनी है तो आपका www.btsc.bih.nic.in पर लगातार विजिट करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अलग से आपको समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने या SMS अथवा ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किए जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएंगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार नहीं मान्य होगा। किसी भी प्रकार का त्रुटि
हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं हो। किसी भी प्रकार का आप कुछ भी गलती करते हो फॉर्म भरने के टाइम पे तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा आयोग, आप उसके लिए खुद जिम्मेवार होगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश दे रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपका है जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे उसको डाउनलोड करके आप सुरक्षित रखें, है ना। जो पेमेंट करोगे उसका भी रख लें, मूल प्रमाण पत्र जितने हैं वो सारे रख लें आप। ये तो सारे रहेंगे। आपके पास ईमेल मोबाइल नंबर वो होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपने बंद कर दिया, मोबाइल नंबर ही हटा दिया या ईमेल आईडी हटा दिया। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, है ना। फोटोग्राफ हो गया, हाल का होना चाहिए, 3 महीने के अंदर का होना चाहिए, है ना। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान जो है उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम इंतजार करने पहले ही फॉर्म भर लें, बस यही कह रहा है कि आपको 12 जनवरी से पहले ही कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना, वो रश भी होता है तो ज़्यादातर फॉर्म खुलता नहीं है, आपका साइट नहीं चलता है, ऐसे दिक्कतें आती है ना। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा और सिर ऊपर से दिखना चाहिए, मतलब आपका चेहरा जो है और सिर पूरी तरह से साफ साफ और आँख जो है खुला हुआ होना चाहिए फ़ोटो में, है ना। बैकग्राउंड जो है सफ़ेद पटल का होना चाहिए, सफ़ेद पृष्ठ का जो है बैकग्राउंड होना चाहिए। फ़ोटो में किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाना है आपको, है ना। यानी कि फॉर्म में वर्णित निर्देशों के अनुसार फ़ोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थी रद्द की जाएगी, मतलब फ़ोटो नहीं देते हो तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाना है। इस चीज़ का भी है। अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां, मतलब फोटोकॉपी जो है उसकी कॉपियां जो है आपके पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मांगे जाने पर आप उनके द्वारा जमा किया जा सके, है ना। ऑनलाइन भुगतान जो है इंटरनेट बैंक गलत भुगतान व्यवधान या भुगतान हो गया, असफल भुगतान है, तो उस केस में आपका जो है पूरा नहीं, मतलब फॉर्म जो है वो पूरा नहीं हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखें और इसके लिए भी आयोग जो है उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि वो पेमेंट यदि फेलियर हो गया या फिर अनसक्सेसफुल हुआ तो वो वापस आ जाता है ना। 3 दिन का समय होता है उसमें। आवेदन प्रति की अंतिम तिथि जो है उससे पहले राज्य सरकार द्वारा निर्देशित तथा आयोग के निर्णायक आलोक में विज्ञापन के संशोधन किया जाए। कुछ भी जो होगा तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लगातार आप विजिट करके देख सकते हो, है ना। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वो कोई भी फर्जी या जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थी रद्द की जाएगी और साथ ही उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। कोई भी आप यदि फर्जीवाड़ा करते हो, जैसे डॉक्यूमेंट बनवाते हो, तो उस केस में उस चीज़ से बचे हैं ना। और यदि वैसा कुछ पाया जाता है बाद में चेकिंग में, बाद में भी ये आपका जब तक सर्विस कंप्लीट नहीं होता है ना, तब भी बाद में भी कभी भी मूड उठा दे ख़राब होता है ना उनका, तो चेक करवा लेते हैं, चलो भाई दोबारा से इनका चेकअप करवा लो, है ना। डॉक्यूमेंट के इंटरनली बोर्ड से यहाँ से वहाँ से कर लेते हैं। तो उस केस में यदि आप गलत पाए जाते हो तो उसमें आपके खिलाफ़ पहले तो देखो अभ्यर्थता रद्द हो गई, ये तो पहले एक हो गया चांस, घुसने के बाद भी होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, है ना। बाकी इतना ही है। और इसका PDF चाहिए होगा तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इसका लिंक चाहिए फॉर्म भरने का, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा टेक्निकल स्टडी पॉइंट में, है ना। और साथ में किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डाउट को आप कमेंट में ज़रूर लिखें यूट्यूब पे, है ना। और उसके लिए कमेंट बॉक्स है खाली, आप कमेंट करें ज़रूर, है ना। अपने सवाल जो है अपने सवाल शब्दों के माध्यम से आप दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।